हेलो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल पेपर नहीं आ रहा है। तो सेक पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और इसका मॉडल पेपर हम लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एक जगह पे मिलेगा ये मॉडल पेपर के रूप में। तो चलिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल पेपर देखते हैं। इसका 2 लेक्चर जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो 2 लेक्चर हम लोग लेकर जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने वाला है आपके एग्जाम में? विनोबा भावे विश्वविद्यालय या बाकी रांची यूनिवर्सिटी हो या बीबीएम के धनबाद हो, सारे यूनिवर्सिटी में कौन सा चीज़ आने वाला है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोला है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट। सतत विकास क्या है? तो सतत विकास का मतलब होता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है, सतत मतलब लगातार विकास। सिर्फ एक बार विकास करके छोड़ दीजिएगा और फिर उसमें कुछ नहीं कीजिएगा तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता। डेवलपमेंट का मतलब सस्टेनेबल, सतत विकास। इसको धारणीय विकास भी बोलते हैं। तो मतलब सतत विकास का तात्पर्य एक ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता नहीं करता। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट को देख रहे हैं, साथ ही साथ फ्यूचर को बिना डैमेज किए, फ्यूचर को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बगैर आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको धारणीय विकास या सतत विकास बोलते हैं। मतलब वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वर्तमान में पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को डैमेज किए बगैर हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट के चक्कर में फ्यूचर को डैमेज कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। हम प्रेजेंट में डेवलपमेंट देख रहे हैं, कभी एक समय में हम पेड़ धनाधन पेड़ काटे जा रहे हैं, धनाधन पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप डेवलपमेंट कर लीजिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लीजिएगा, बहुत कुछ कर लीजिएगा, लेकिन फ्यूचर आपका क्या है? जब सारे पेड़ कट जाएगा आप क्या करोगे? अब बताओ, पहाड़ को आप ड्रिल कर करके और उसमें घर बना रहे हो। पहाड़ को जब ड्रिल करोगे तो पहाड़ दरकेगा ना, तो फ्यूचर तो आपका नुकसानदेह है। जापान सबसे बेस्ट है। जापान देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। अभी क्या लगता है, जापान में टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है, लेकिन अपने पास्ट को नहीं भूला, अपने कल्चर को नहीं भूला। हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास करने के चक्कर में अपने कल्चर को भूल जा रहे हैं, अपने पास्ट को भूल जा रहे हैं, अपने फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को भी नहीं देख रहे हैं, और हम लोग लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप ठीक है, रोड बनाना है, जंगल काट दीजिए, लेकिन जितना पेड़ काट रहे हैं उसका 10 गुना पेड़ लगा भी तो दीजिए, तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वही आप बात लिखा है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं कीजिए, लेकिन उस डेवलपमेंट से जो हानि हो रहा है, फ्यूचर में जो लॉस होगा, उस लॉस की भरपाई भी आप कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में ये समस्या आपके साथ ना रहे। तो आपको वर्तमान समय के पीढ़ी को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन भविष्य में आने वाले जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए आज ही आपको तैयार रहना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जैसे हम लोग अभी सोलर एनर्जी पर आ गए, विंड एनर्जी पर आ गए, अच्छी बात है, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हम कितना प्रोड्यूस करेंगे? एक समय आएगा जब हमको इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहाँ शॉर्ट हो जाएगा, कोयला का लिमिटेड सोर्स है, कितने चेक डैम जो है बिजली का उत्पादन कर पाएंगे? पानी की समस्या हो जाएगी तो चेक डैम भी बिजली का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो फ्यूचर में कहाँ से लाएंगे हम बिजली? तो सोलर पावर, विंड एनर्जी वहाँ से बनाओ, गोबर गैस से हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ से एनर्जी आप बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी होती है या सस्टेनेबिलिटी होती है, आर्थिक। अब बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा काम किया जा रहा है जिसमें अभी प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है अर्थव्यवस्था में, लेकिन भविष्य को भी सोच रहे हैं? तो इसके अंदर बहुत सारे, जैसे सस्टेनेबल इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री खोले जा रहे हैं जो अभी तो ठीक है, अभी भी सर्वाइव कर रहा है, और फ्यूचर में भी ये इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी। अगर हम बात करें सोशल, तो समाज में भी हम लोगों को बहुत कुछ देखना होगा। हम अपने जीवन को ऐसे बदल दिए हैं, हम अपने रहन सहन सब कुछ को बदल रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। जिसे यहाँ देखिए सोशल में इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, पीढ़ियों के बीच समानता, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। आपको इंटीग्रिटी बनाना होगा, इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा। जो आपके पीढ़ी हैं, जो आपके मतलब जो संसाधन या जो पीढ़ी आप बोल सकते हैं कि भविष्य में हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हमको बहुत सारा चीज़ सुरक्षित रखना होगा। की पॉइंट है रिसोर्स कंजर्वेशन बोलता है, संसाधन संरक्षण आपको करना होगा। इंक्लूसिव, ये तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स इसके अंदर आएगा। मतलब सिंपल याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप डेवलपमेंट करिए, रोड बनाइए, रोड बनाने में आप पेड़ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने आप काटते हैं उससे ज़्यादा लगाइए, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो।
तो आपके वर्तमान समय में विकास करने से पर्यावरण को किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन से कंपोनेंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? तो पहला है इकोनॉमिक सस्टेबिलिटी, जो अभी हम अब बता रहे थे, यही तो तीनों चीज़ों भी बता रहे थे। आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। दूसरा क्या है? सामाजिक स्थिरता होनी चाहिए। तीसरा क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता होनी चाहिए। यानी आप अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसको ठीक कीजिए ताकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, सोसाइटी को ज़्यादा लॉस ना पहुंचे। विकास करने के चक्कर में आप सोसाइटी को बर्बाद कर दीजिए, ये भी दिक्कत है। और नीचे सबसे ऊपर है अर्थव्यवस्था को लॉस ना पहुंचे, इंडस्ट्री को लॉस ना पहुंचे। स्कोप क्या है? तो वो ग्लोबल चैलेंजेस, ये जो हम विकास के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। जैसे हम लोग जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, जैव विविधता आ रही है, लॉसेस, ये हरास हो रहा है, प्रॉपर्टी, गरीबी, ये सब जो कारण है ये दुनिया में हर जगह आ रहा है, हर देश इससे परेशान है। तो परेशान है तो सवाल है कि जलवायु परिवर्तन वाला जो समस्या है ये लाया कौन? क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों? तो क्लाइमेट चेंज हम ही लोग ना ला रहे हैं। जितना ज़्यादा हम लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, सब गाड़ी चलती है, धुआं निकलता है, जितना कार्बन आता है, फैक्ट्री से कार्बन निकल रहा है, सारा गर्म हवा जो है बाहर ऊपर जा रहा है और हमारे आसपास के एरिया को गर्म कर रहा है। जैसे गर्म करेगा हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगा। अब आपको अगर ठीक है गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है तो इसको कैसे रोका जा सकता है? गाड़ी को तो चलने से नहीं ना रोक सकते हैं, किसी आदमी थोड़ी बोल सकते तुम गाड़ी मत खरीदो। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इस बड़े बड़े चेंजेस को, बड़े बड़े आने वाले चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है? तो उसके लिए सोचना चाहिए। दूसरा क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको अपने रिसोर्स को मैनेज करना होगा। जल, ऊर्जा, वन, भूमि सुरक्षित रखनी होगी। अर्बन और रूरल, शहरीकरण और ग्रामीण विकास बहुत ज़रूरी है। गाँव के लोग क्या कर रहे हैं? विकास के चक्कर में शहर घुस जा रहे हैं, तो शहर के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, शहर के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो रहा है। तो क्या करना होगा? शहर के ऊपर बर्डन कम करने के लिए शहर में आने वाले लोगों को मारा जाए, गाड़ी बंद कर दिया जाए। क्या किया जाए कि शहर में लोग ना पहुँचे? तो यही किया जाए कि गांव को शहर जैसा बना दिया जाए। अगर हम गांव को ही शहर जैसा बना देंगे तो गांव वाले लोग, शहर जो भी आके बस रहे हैं और शहर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बताओ मुंबई में जाके कितने लोग बस रहे, पानी की समस्या, दिल्ली में कितने लोग बस रहे, पानी की समस्या, रहने की समस्या, सब चीज़ की समस्या वहाँ पे, कूड़ा कचरा सब है वहाँ पे। और अगर हम गांव को ही शहर बना देंगे, गांव में भी वो सुविधाएं पहुंच जाएगी जो शहर में, तो बहुत सारे लोग शहर नहीं जाएंगे, वो गांव में ही रह जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आप कर सकते हैं। अब तकनीक में बहुत कुछ परिवर्तन कर दे रहे हैं, उसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है और नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नेगेटिव जो है उसको ठीक करना होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि आप अपने फ्यूचर को तो देख रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट को तो देख रहे हैं, प्रेजेंट में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन उसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या होगा वो देखना होगा। पॉलिसी इंटीग्रेशन, नीति एकीकरण, बहुत बार ऐसा होगा जब सरकार अपनी नीतियाँ एकीकृत नहीं कर पाती, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में वो अच्छी नीति नहीं बना पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिज्म। इकोलॉजी का मतलब बोलता है पारिस्थितिक विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? जो जिंदा लोग हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, और वो पर्यावरण के साथ उसका बिहेव कैसा है, उन दोनों के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं इकोलॉजी के अंदर। यानी इकोलॉजी के अंदर जीवित जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई जीव और भौतिक पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है। जैसे वायु, जल, मिट्टी, ये सब के साथ लोगों का क्या संबंध है, जीव का क्या संबंध है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके देखना है। फर्स्ट हम लोग ये समझ गए इकोलॉजी, छोटा छोटा चीज़ है। यहाँ पे बोला है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, और दूसरा है इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिज्म। तो दूसरा बोलता है ये क्या होता है? तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करना ताकि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ बनाया जा सके। यानी पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और संरक्षण करना ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनको टिकाऊ बनाया जा सके। और इसमें पर्यावरणीय गिरावट को रोकना, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और संसाधन के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना, ये सब शामिल है। जैसे पुनर्वनीकरण, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करना, ये सब इसमें आएगा। दोनों में अंतर दिया, दोनों का दिया हुआ महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बनाए रखता है दोनों।
कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से लड़ता है, और इंश्योरिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी, संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका क्या है, क्यों बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया सतत विकास, उच्च शिक्षा में इसका क्या रोल है। तो बोला जाता है उच्च शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सतत विकास का। देखिए क्या है, सो क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, बोलता है जागरूकता और संवेदनशीलता बनाता है ये, इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है हायर एजुकेशन में। दूसरा क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। स्किल डेवलपमेंट करता है, कौशल विकास करता है। पॉलिसी एडवोकेसी, नीति की वकालत करता है, इसलिए पढ़ाया जाता है। सस्टेनेबल कैंपसेस, बोलता है कि एक सतत परिसर देता है जहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक होती है। ग्लोबल कोलैबोरेशन, वैश्विक सहयोग, विश्व के साथ हम इस मुद्दे पर कैसे सहयोग लेंगे इसके बारे में चर्चा करता है। एग्जाम्पल ऑफ हायर एजुकेशन इन एक्शन क्या क्या है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर, नवीनीकरण ऊर्जा के ऊपर, सतत विकास के ऊपर लगातार कोर्स करवा रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत धारणीय विकास का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि गरीबी और भूख का उन्मूलन करना, यानी गरीबी को और भूखमरी को कम करना। दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना। चौथा है सामाजिक समानता और समावेशन करना। पांचवा है संसाधनों का सतत उपयोग करना। छठा है नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। और सातवां है वैश्विक साझेदारी में भागीदारी लेना। अगर छठे नंबर की बात करें तो बोलता है एक्सप्लेन द गोल ऑफ UNFCCC, COP, IPCC, ये सब का गोल क्या है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है इसका। और COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो पहले हम UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटना है। यानी जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था उसी को हम लोग बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, COP। तो COP क्या है, तो बोलता है COP UNFCCC की निर्णय लेने वाली इकाई है, यानी UNFCCC में जो निर्णय लेने वाली इकाई है उसको बोलते हैं COP। उसके नीचे लिखा है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। तो IPCC क्या है, तो बोलता है कि IPCC एक वैज्ञानिक निकाय है जो जलवायु परिवर्तन और इसके कारण और संभावित प्रभावों और न्यूनीकरण रणनीतियों को व्यापक आकलन प्रदान करता है। यानी पूरा देखता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, कारण क्या है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा और कैसे उसको कम किया जा सकता है, इन सब के ऊपर जो चर्चा करता है उसको हम लोग बोलते हैं IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तीनों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द चैलेंजेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। बोलता है कृषि और वानिकी में सतत विकास की चुनौतियों का वर्णन करें। सतत विकास की चुनौतियों का वर्णन करें कि कृषि और वानिकी में क्या इनका चुनौती है। तो भाई कृषि के क्षेत्र हो या वानिकी क्षेत्र, वानिकी मतलब छोटे छोटे पौधे लगाना जिसको बोलते हैं वन लगाना बोल सकते हैं। तो भैया कृषि का क्षेत्र हो या वन लगाने का क्षेत्र हो, उस जगह पे क्या क्या चुनौती है। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के कारण खेती में बहुत दिक्कत हो रहा है, सही उत्पादन नहीं हो पा रहा है। दूसरा सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो गई जिसके कारण उत्पादन हम नहीं ले पा रहे हैं। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, वनों की लगातार कटाई हो रही है जिसके कारण हम उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं और जैव विविधता की हानि हो रही है, बहुत सारे जीव जंतु मर जा रहे हैं। वाटर स्कार्सिटी, जल संकट है जिसके कारण खेती और बाकी चीज़ों पर असर पड़ता है। पेस्ट एंड डिजीज, कीट और रोग बहुत सारे हो गए जिसके कारण हमारे यहाँ कृषि पर, एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव होने के कारण इतना महंगाई सब चीज़ का हो जा रहा है कि आम आदमी कृषि और वन प्रबंधन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओवर डिपेंडेंस ऑन केमिकल इनपुट्स, हम लोग हर चीज़ के लिए केमिकल इनपुट पर डिपेंड हो गए, इतना डिपेंड हो गए कि अब उसके बिना लगता है कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, बोल रहा है कि पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बहुत कमज़ोर हो रहा है, सही नीति का निर्धारण नहीं हो रहा है, कमज़ोर नीति का निर्धारण हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल गैप बन रहे हैं और ग्लोबल मार्केट प्रेशर है। ये सारे कारण हैं जिसके कारण जिसका असर एग्रीकल्चर का पड़ता है, एग्रीकल्चर और वानिकी के ऊपर पड़ता है। तो ये हम लोग मॉडल सेट 1 को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग मॉडल सेट 2 देखेंगे।